गरीब माँ ने खिलाई 5 बेटियों को घास की रोटी। दिन भर की मेहनत के बाद भी आज भी पैसे नहीं मिले। सोचा था कि आज जो पैसे मिलेंगे उससे राशन पानी खरीद कर घर ले आऊंगी। मेरी बच्चियां घर में भूखी बैठी अपनी गरीब माँ के आने का इंतजार कर रही होंगी। बोल भगवान बोल, आखिर घर जाकर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि आज भी उनकी माँ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाई। सविता की आंखों में आंसू भरे होते हैं। वह अपने आप से बातें करते हुए चली जा रही थी। इतने में उसकी झोपड़ी आ जाती है, जहां उसकी 5 बेटियां अनीता, बबीता, काल्पी, आशा, गौरी बैठी होती हैं। तभी काल्पी भागकर उससे लिपट जाती है। माँ, माँ, देखो देखो दीदी, माँ आ गई। माँ, आज तुम राशन लेकर आए हो ना? हमारे घर में रोटी बनेगी ना? काल्पी का भूख से सूखा चेहरा देखकर गरीब सविता की आंखों से टप-टप आंसू गिरने लगते हैं। अपनी गरीब लाचार माँ को माफ कर दे मेरी बच्ची, मगर आज भी पैसे नहीं दिए इसलिए मैं राशन पानी नहीं ला सकी। अपनी माँ को ऐसे फूट फूट कर रोता देखकर 5 उसके आंसू पोंछती हैं और सबसे बड़ी बेटी आशा कहती है, कोई बात नहीं माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर पिताजी यहाँ होते तो वो 2 वक्त की रोटी कहीं से भी जोड़ कर ले आते। उस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ही तो तुम्हारे पिताजी अपना गांव, अपनी मिट्टी छोड़कर परदेस गए, जो आज तक नहीं लौटे। ये कहते हुए सविता बीते दिनों को याद करने लगती है। 7 साल पहले। अजी मैं तो अभी भी कहती हूँ, तुम परदेस जाने की जिद छोड़ दो। तुम यहाँ जो भी कमाओगे, जितना भी कमाओगे, हम उसी में खा लेंगे। नहीं सविता, इस गांव में काम धंधा नहीं बचा। शहर जाकर 2 पैसे ज्यादा कमा कर लाऊंगा। यहाँ तो मैं 2 वक्त की रोटी भी तुम सबको ठीक से नहीं खिला पा रहा। अपनी 5 बेटियों को अच्छा भविष्य देने के लिए मुझे परिवार से दूर जाना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि जो गरीबी हमने देखी, जो भुखमरी तुमने और मैंने झेली, वही हमारी बच्ची देखे। ये कहकर गोपी अपनी गठरी लिए कमाने के लिए शहर निकल जाता है, मगर 6 महीने तक भी उसकी कोई खबर नहीं आती। उन्हें गए कितने महीने बीत गए, मगर अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। अब मुझे ही अपनी 5 बेटियों का पेट भरना होगा। अपनी बेटियों का मुंह देखकर सविता लोगों के खेतों में काम करने लगती है, जिसमें साल भर में जब कभी उसे खेत बोने का काम मिलता तो उसके घर का चूल्हा जलता, वरना अक्सर उन्हें भूखा सोना पड़ता। इसी गरीबी में उधेड़ बुन के बीच 7 साल बीत गए। ये लो माँ। ये क्या है बबीता? नमक पानी है माँ, थोड़ा तुम भी पी लो। भूख नहीं मिटेगी लेकिन पेट तो भर जाएगा। रोटी तो है नहीं। गरीबी के चलते 5 बेटियां नमक पानी पीकर ही सो जाती हैं। घर में छाई दाने दाने की तंगी और गरीबी भरी जिंदगी को सोचकर वह गरीब माँ रात भर तकिया भिगोती। अब मौसम के बदलने के साथ कड़ाके की सर्दियां भी पड़ने लगती हैं। वहीं भूखे पेट सोते कई दिन बीत जाते हैं। आशा, अपने 4 बहनों का ख्याल रखना। आज फसल की कटनी होनी है, मैं देखती हूँ, पैसे मिलेंगे तो राशन लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। खेत पर आकर सविता काम में लग जाती है। तभी जगह जगह से उसकी फटी हुई साड़ी से ठंड में वह कांप जाती है। उफ, ये ठंडी हवा सीधे हड्डियों में चुभ रही है। हाथ भी नहीं चल रहे ठंड से। अरे ओ सविता, जल्दी जल्दी हाथ चला। सारी फसल आज ही काटनी है, तब जाकर कल मंडी में बिकेगी। जी मालिक। तभी सविता फसल के बीच में कुछ सरसों बाथू देखती है। मालिक, ये फसल के बीच में साग भी उगा है, इन्हें भी काट कर बांध दूं? अरे नहीं, ये घास पात फसल से अलग कर दे। वैसे भी ये थोड़ी बहुत सरसों बथुआ बेचकर मैं करोड़ों थोड़ी कमा लूंगा। मणिलाल के लिए भले ही वह घास बात से बढ़कर और कुछ भी ना था, मगर गरीब सविता उसे एकटक देखने लगी। उसकी आंखों पर उसकी 5 बेटियों के चेहरे झलक गए। क्या पता आज भी मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिलेंगे कि नहीं। ऐसे में कितने दिनों से मेरी फूल सी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई। मैं ऐसे काम में ले आऊंगी और कुछ तो बना लूंगी। फसल काटने के बाद सविता साग तोड़कर उसे अपने आंचल में लेकर घर ले आती है। तभी गौरी कहती है, अरे वाह माँ, सरसों बाथू,
अब जल्दी से तुम हमारे लिए साग और गर्मा गर्म भात बना दो, भूख लगी है। गौरी, हमारे घर में चावल होते तो हम इतने दिन तक भूखे थोड़ी रहते। माँ, तुम इसकी रोटी बना दो, वैसे भी भूख में घास पात भी अमृत लगता है। सविता डबडबाई आंखों से 7 साल की काल्पी को देखकर उसके सर पर हाथ फेरती है। भगवान, तूने जो मुझे दिया इसके लिए धन्यवाद। खाली इस बाथू सरसों से बात तो नहीं बनेगी, मुझे इसमें कुछ मिलाना होगा जिससे कि रोटी बने। तभी बबीता को आटे का चोकर दिखाई देता है। वह साग काट कर चूल्हे पर उबलने चढ़ा देती है और उसे सिलबट पर पीसकर चोकर में नमक, मिर्च, अजवाइन मिलाकर रोटी बनाने लगती है। वहीं उसकी 5 बेटियां बर्तन लेकर एक लाइन में जमीन पर बैठ जाती हैं और काल्पी कहती है, माँ, ये पहली रोटी मुझे देना, बहुत जोर से भूख लगी है। माँ, फिर दूसरी रोटी मुझे देना और तीसरी बबीता दीदी को। हाँ हाँ मेरी बच्चियों, मैं सबको रोटी दूंगी। सविता एक एक करके बर्तन में उस घास की बनी रोटियों को डालती है। पता नहीं ये रोटियां स्वाद में कैसी लग रही होंगी। अरे वाह माँ, ये रोटियां तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। हाँ, सच में ये घास की रोटियां तो आटे की रोटी से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मैं जानती हूँ मेरी बच्चियों की तुम ये घास की रोटियां मन मार कर खा रही हो और अपनी गरीब माँ से झूठ बोल रही हो ताकि मेरा दिल ना दुखे। तभी आशा रोटी का एक निवाला तोड़कर अपनी माँ को खिलाती है। हाँ, सच में ये रोटी तो बड़ी स्वादिष्ट है। माँ, मैं तो कहती हूँ तुम ये रोटी बनाकर बेचो, फिर देखना तुम्हारे हाथों की बनी ये रोटियां खूब बिकेंगी। वैसे भी सर्दी बढ़ रही है। हाँ माँ, और वैसे भी ये काम लोगों के खेतों में काम करने से तो अच्छा है। फिर हम 5 हैं ना आपकी मदद के लिए। सविता की बेटियां उसे हिम्मत देती हैं, जिसके बाद वो सारा सामान जोड़ती है और अगले ही दिन से वह फुटपाथ पर सरसों बथुए की रोटी बनाती है और उसकी बेटियां लोगों को आवाज लगाती हैं, 10 के दो भैया, 10 के दो, हंस के ले आओ आओ प्यारे प्यारे लोगों, खाओ ठंड में सरसों बथुए की स्वादिष्ट रोटी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उनके ठेले पर लगने लगती है। अरे बहन जी, जरा 4 गर्मा गर्म रोटी मुझे भी देना। जी बस अभी देती हूँ भाई साहब। बहन जी, जरा 2 गर्मा गर्म रोटी मुझे भी तो खिलाना। आए, ठंड पड़ गई है। जो कोई भी सविता के हाथों की बनाई वो रोटियां खाता, वह तारीफ करते नहीं थकता। भाई वाह, सरसों बथुए की रोटी में तो गजब का स्वाद भरा है। इसे खाकर ना पेट भर रहा है ना मन। 2 ठो रोटी और देना। इस तरह से ग्राहक रोटी मांगते जाते और खाते जाते, जिससे हर दिन वह रोटी बेचकर सविता की खूब बिक्री होती है और धीरे धीरे उस गरीब के हालात पटरी पर आने लगते हैं। सभी के लिए वह घास की रोटियों के नाम से मशहूर भी हो जाती है। फिर एक दिन, जरा 2 रोटी मुझे भी देना। जैसे ही सविता रोटी मांग रहे इंसान का चेहरा देखती है तो उसका दिल रो पड़ता है। उसके सामने उसका पति खड़ा था। अजी आप। हाँ सविता, मैं घर गया था मगर तू नहीं थी, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। अपने पिता को देखकर गोपी की बेटियां उससे लिपट जाती हैं और वह शहर में अपने साथ बीती बात बताता है कि कैसे उस गरीब भोले भाले आदमी का फायदा उठाकर बिना पैसों के इतने सालों तक फैक्ट्री में मजदूरी कराई जा रही थी, जिसके बदले में उसे बस 2 वक्त की रोटी के बदले और कुछ ना मिला। कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं ना, हमारी रोटी का ठेला अच्छा जम गया है, अब हम दोनों इसे ही साथ मिलकर चलाएंगे। उस दिन जैसे भगवान ने गरीब सविता की सारी परीक्षाएं खत्म कर दी थी और आसमान के झरोखे खोलकर खुशी उस गरीब माँ की झोली में डाल दी थी। पर अब एक गरीब के 2 वक्त की रोटी के लिए कई दफा अपने घर परिवार से भी कटकर अलग रहना पड़ता है, तो अक्सर उन्हें भूखा भी सोना पड़ता है। पिताजी, ये लीजिए, और घास लेकर आऊं मैं? हाँ बेटा, अभी तो और चाहिए। अजी ये लीजिए, मैं थोड़ी मिट्टी और गोबर ले आई हूँ पास से। जब झोपड़ी बन जाएगी तो इससे ही लीप दूंगी। कमजोर झोपड़ी से थोड़ी मजबूत हो जाएगी। ठंड जो बढ़ रही है अब। फिर मुकेश झोपड़ी बनाकर तैयार कर लेता है।
दरअसल कुछ देर पहले उसके बड़े भाई और भाभी ने धोखे से जायदाद हड़प कर धक्के मारकर उन्हें घर से बेदखल कर दिया था। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मुकेश अपने बेटा बेटी और पत्नी के साथ गुजारा करता है। उनके पास सिर्फ 3 बीघा जमीन थी जो उसके भाई ने बड़ी मुश्किल से दी थी। उस बंजर जमीन पर मुकेश रोज फावड़ा चलाता था, पर कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर वो एक दुकान पर कुछ पैसों के लिए काम करता है और खाद बीज लेकर आता है और एक बाइक वाला मुकेश को टक्कर मार देता है, जिससे उसके हाथ पांव में थोड़ी चोट आ जाती है। बचाओ कोई। इसको तो काफी चोट आ गई है, पास में अस्पताल है, मैं अभी लेकर जाता हूँ इन्हें। राजू नाम का भला व्यक्ति उसे फौरन अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इतने में सुमित्रा को कोई इत्तला कर देता है तो वो भागी भागी अपने पति और बच्चों के साथ देखने आती है। अजय, आप ठीक तो है ना? ये कैसे हुआ? इतनी विपदा! क्यों भगवान जी आप हमारे परिवार की परीक्षा ले रहे हैं? अब जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है सुमित्रा। ये लो पैसे, मैं घर पर आ रहा था और ये हादसा हो गया। इससे घर पर कुछ खाने के लिए ले आना और बीज वगैरह भी। अजय, इससे आपकी दवाई ले आती हूँ। राशन का क्या है, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी। नहीं सुमित्रा, कुछ खाने को नहीं ले जाओगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। मुझे तो दवाई यहाँ से मिल गई है, खेती भी तो देखनी है, लेकिन मुझे चोट इतनी आई है कि मैं खेत नहीं कर पाऊंगा 3-4 हफ्ते तक। तब तक क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं कल से खेती करूंगी। पिताजी, आपको कुछ भी चाहिए होगा आप हमें कहना। चलो घर चलते हैं। फिर डॉक्टर मुकेश को डिस्चार्ज कर देता है और सुमित्रा अपने बच्चों के साथ ऑटो में पति को घर वापस ले आती है। अगली सुबह जब दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो जेठ का लड़का युग उन दोनों को चिढ़ा रहा होता है। ये शाम को मैं तो पिज्जा खाऊंगा। ये बल्ले बल्ले, वो भी वेजीज और चीज से लोडेड वाला। अरे अर्जुन, तुम इन्हें क्यों खिला रहे हो? दोनों भाई बहन को यहाँ से निकाल दो। भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम गरीब लोग हो, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है। कभी देखा है, कभी खाया है? नहीं ना, तो जाओ यहाँ से। हाँ जाओ यहाँ से। अर्जुन काकू को धक्का मारकर भगा देता है और फिर दोनों भाई बहन उदास मन से घर आते हैं। काकू, तो उदास मत हो। दीदी, युग भैया बहुत गंदे हैं। वो पिज्जा की बात से चिढ़ रहे थे। मेरा भी पिज्जा खाने का मन है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों का इतना रोने जैसा मुंह क्यों हो रहा है? युग ने पिज्जा की वजह से चिढ़ा दिया, अब इसका पिज्जा खाने का मन है, पर वो बहुत महंगा आता है, हमारी हैसियत नहीं है। वो एक रोटी जैसा होता है जिस पर बहुत सारी सब्जी और चीज होता है। मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, बस मुझे पिज्जा खाना है, और तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। रुक, मैं तेरे लिए वैसा कुछ बनाती हूँ। रोटी पर ढेर सारी सब्जी तो घर में बस बैंगन है, उसी को ही गोल गोल काट कर लगा देती हूँ। ऐसा कहकर सुमित्रा एक रोटी बनाकर तवे पर गोल गोल बैंगन के टुकड़े लगा देती है और सेक कर बच्चों को कहती है, बच्चों, पिज्जा जैसा बनाने की कोशिश की है, लेकिन है बैंगन का पराठा। काकू, मुंह मत बना, माँ ने इतने प्यार से बनाया, खाकर तो देख। फिर दोनों बच्चे उस बैंगन के पराठे को बराबर खाने लगते हैं। वाह माँ, बहुत अच्छा है, एकदम करारा करारा, बहुत मस्त। हाँ माँ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ खाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ खाओ। बोल रही है तो रिदिमा, लगता है तुझे बैंगन का पराठा अच्छा लगा, और खा ले, ये ले। माँ मुझे भी। अरे भाग्यवान, मुझे भी तो दो। ये लीजिए आप भी, फिर मैं खेत में जाऊंगी, हल चलाना है। बच्चों को बैंगन का पराठा खिलाने के बाद वो खेत में जाकर हल चलाने लगती है। जब तक मुकेश जी ठीक नहीं हो जाते, मैं यहाँ खेती करूंगी, बस भगवान की कृपा से फसल आ जाए। जैसे ही सुमित्रा दोबारा जमीन में फावड़ा मारती है तो एक चीख की आवाज आती है और रोशनी की चमकती हुई बॉल लुढ़कने लगती है। हे भगवान, ये आवाज कैसे आ रही है? और ये अंडा बॉल की तरह क्या है यहाँ? तभी वो बॉल टूटती है, जिसमें से 2 सिंग और छोटी सी पूंछ वाला बौना सा आदमी निकलता है। ओह, परेशान कर दिया। अरे चैन से मुझे अपने घर में तो रहने दो, अब मैं कहाँ रहूं? कौन हो तुम? इतना छोटा आदमी, वो भी सींग वाला? हाँ तो क्या हुआ, अब मैं कहाँ रहूंगा ये बताओ। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो गई, तुम मेरे घर चलो, आओ मेरी हथेली पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बनाकर भी खिला दूंगी। हाँ ये ठीक है,
बड़ी मुश्किल से बौना सुमित्रा की हथेली पर चढ़ जाता है और सुमित्रा उसे अपने घर ले आती है। घर वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और काफी डरते हैं। साथ ही सुमित्रा उन्हें सब कुछ बता देती है। देखो, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, ये 2 बैंगन के पराठे हैं, इसे खा लो, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया है ये। ठीक है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। और दो ना मुझे। माफ करना, मेरे घर में और बैंगन नहीं है, तो मैं तुम्हें बैंगन का पराठा बनाकर नहीं खिला सकती। घर की स्थिति ठीक नहीं है, ना खेत में कोई सब्जी उगी अभी तक। तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। तुम लोग अच्छे हो और तुमने इतना अच्छा अपने हाथ का बैंगन का पराठा खिलाया मुझे। मैं जादू कर सकता हूँ, अंगली का बंगली जादू हो जा। अब देखो तुम्हारे खेत में जादू हो गया है। क्या सच में? मैं देख कर आती हूँ अभी। सुमित्रा के साथ उसकी बेटी भी उनके खेत पहुंच जाती है। माँ बेटी अपने खेत में ढेर सारे जादुई बैंगन को देखते हैं। बाप रे बाप, ये तो बहुत सारे जादुई बैंगन हैं। ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसे बैंगन के पराठे तो बनाकर खिलाने ही होंगे। बेटा, चुन्नी में रख ले थोड़े बैंगन। बेटी जैसे ही बैंगन तोड़ती है तो उसकी जगह पर दोबारा से बैंगन उग जाते हैं। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और थोड़े से बैंगन अपने घर ले आते हैं और उस छोटे से बौने को ढेर सारे बैंगन के पराठे बनाकर खिलाते हैं। वाह, इतने स्वादिष्ट बैंगन वाले पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए हैं। पेट भर गया मेरा। अपने बच्चों को भी तो खिलाओ तुम। हम तो खा रहे हैं, आप भी खा लो। आपकी वजह से तो हमें इतने सारे बैंगन के पराठे खाने को मिले हैं। सच में आप जो भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब मुझे जाना होगा। बस मेरे लिए बैंगन के पराठे पैक कर दो और उसी खेत में छोड़ दो। जी, ये लीजिए। आप थोड़ी देर हमारे साथ खेलो ना, फिर चले जाना। बौना उनकी बात मान लेता है और दोनों बच्चों के साथ खेलता है। कभी उनके हथेली पर चढ़ता है तो दोनों बच्चे अपनी छोटी सी उंगली से उसे गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद सुमित्रा उसे अपने बैंगन के खेत में छोड़ देती है और वो उसी जादुई बॉल में अपना सारा सामान लेकर वहां से अदृश्य हो जाता है। अगले दिन से सुमित्रा अपने खेत से जादुई बैंगन को तोड़कर मंडी में बेचने लगती है और शाम को घर आकर बच्चों के लिए फिर से बैंगन का पराठा बनाती है। वाह माँ, मैं तो आपके जादुई बैंगन के पराठे का फैन हो गया हूँ। जस्ट लुकिंग लाइक अ खाओ। इसको बाहर क्यों नहीं बनाकर बेचते हो आप? इसे बहुत सारे लोग खाएंगे। अरे हाँ सुमित्रा, काकू बिल्कुल ठीक कह रहा है और इससे कमाई भी हो जाएगी। बाजार में बेच लिया करूंगा मैं। वैसे भी अब हाथ पांव में थोड़ी जान आ गई है। आप सही कहते हैं, दुगना काम होगा तो इससे हमें भी लाभ होगा। हम कब तक इस कच्ची झोपड़ी में रहेंगे? अगले दिन से मुकेश बाजार में बैंगन बेचने चला जाता है। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। वहीं सुमित्रा सुबह से शाम तक सबको अपने हाथ के बैंगन के पराठे बनाकर खिलाती है, जो कि आसपास के लोगों को काफी पसंद आते हैं। अरे वाह आंटी, आपके बैंगन के पराठे तो बड़े पसंद आए मुझे। जरा एक और दीजिए, चटनी भी। जी लीजिए। वक्त के साथ गरीब माँ अपने जादुई बैंगन के पराठे से मशहूर हो जाती है और अपने घर की आर्थिक स्थिति बेहतर कर लेती है। वहीं मुकेश भी जादुई बैंगन बेचकर पैसे कमाता है। कुछ वक्त बाद दोनों अपना पक्का घर ले लेते हैं। दोनों बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं और बैंगन के पराठे के 3 स्टॉल खोलकर अपनी खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, हमारे गरीब माता पिता ने तो हमें पालने के लिए बहुत संघर्ष किया है। ऐसे ही आपके माता पिता भी करते होंगे, इसलिए उनका दिल कभी ना दुखाएं।